नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रत्येक दिन 5 मुद्दा आपके लिए लाते हैं, उससे 5 प्रश्न भी तैयार करते हैं जो कि यूपीएससी के स्तर का ही होता है और उसका समाधान भी मिलकर के करते हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 22 तक पहुंच चुके हैं। एक प्रश्न भी प्रत्येक दिन मैं आप लोगों को दिया करता हूं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताते हैं और मैं देख रहा हूं कि आप में से अधिकांशतः लोग उसका सही जवाब दे रहे हैं। ये अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी जो है वह पुख्ता है, बुलंद है, धारदार है। आज का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? 4 नाम यहाँ पर दिख रहा है। पहले इस तरह के प्रश्न जो है ना, बहुत पहले यूपीएससी दिया करता था, बीच में 10 साल नहीं आया, लेकिन पिछले 1-2 बार से देखा गया है कि इस तरह का प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है। तो इसीलिए ध्यान देना है, किसी भी चीज़ को छोड़ करके नहीं जाना है। बहुत आसान टॉपिक होता है ये सब, और नहीं पढ़ करके जाएंगे तो आपको बहुत मायूसी हाथ लगेगा उस कयामत के दिन में। तो तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। चलिए अब आज के पहले टॉपिक पर पहुँचते हैं और पहले मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं। क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सबसे पहले आप लोग जो है इसको 4 स्टार डाल लीजिए। आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है, और कहा जा रहा है कि कुछ कथन दिए गए हैं और कहा गया सही है कौन सा? 2 कथन है। यह मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करने वाला वंशानुगत बीमारियों का एक समूह है। मोटर न्यूरॉन्स, आगे देखते हैं। इसके प्रमुख लक्षण के विषय में बताए गए हैं। क्या क्या लक्षण हो सकता है? श्वसन संक्रमण, स्कोलियोसिस, मांसपेशियों में संकुचन, क्या ये सब हो सकता है? इसके विषय में देखते हैं। पहली बात क्या कहा गया है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में। अब इसको सबसे पहले ठहर के समझिए कि ये क्या है। दरअसल मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करने वाला वंशानुगत बीमारियों का यह एक समूह होता है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या होता है कि जब मैंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी आपको बताया तो मैंने कहा मोटर न्यूरॉन्स, तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि ये जरा बता दो आप हमें कि फिर ये मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है। देखिए, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में आसान भाषा में ऐसे समझिए कि यह मस्तिष्क जो हमारा है, और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी हम सब में है ना, ऐसे पीछे, तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विशेष कोशिकाएं हैं। अब ये कोशिकाएं क्या करता है कि जो हमारे हाथ हैं या जो हमारे पैर हैं, चेहरा है, छाती है, जो हमारा गला है, जीभ है, इस सब को गति प्रदान करने का काम करता है और एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ये कौन करता है? मोटर न्यूरॉन्स। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि फिर इसके लक्षण क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लक्षण में आपको यहाँ पर बताया गया श्वसन संक्रमण हो सकता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोलियोसिस। अब ये क्या है कि रीढ़ की जो अस्थि है का असमान टेढ़ापन। आप देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति के रीढ़ में बहुत ज्यादा पेन होता रहता है। इसकी वजह क्या है कि उसका जो अस्थि है उसका असमान टेढ़ापन उसमें देखने को मिलता है। तो उसी स्थिति को कहा जाता है स्कोलियोसिस। और मांसपेशियों में संकुचन भी देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो आप ये समझिए कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें कहा गया कि क्या ये वंशानुगत बीमारियों का एक समूह है। तो मैंने पहले भी बताया कि जो है वंशानुगत बीमारी इसमें आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब अनुवांशिक कारण जिसको हम बोलते हैं। अब ऐसे समझिए ना कि जैसे माता पिता से विरासत में ये चीज आने वाले पीढ़ी को मिला है, तो ये एक चीज यहाँ पर हो सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। इसके प्रमुख लक्षण को लेकर के मैंने आपको पहले बता दिया, ये भी सही है। पूछा गया था कौन सा सही है, हमें सी के साथ चलना होगा, चूंकि 1 और 2 दोनों ही सही विकल्प है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अच्छे से समझ गए ना, 4 स्टार लगाया हूं। मोटर न्यूरॉन्स को जैसे समझाया हूं, अच्छे से समझ के जाना है आपको, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की चीजें पूछा जाता है और मैं इसको 4 स्टार ही दूंगा, क्योंकि ये लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि किसके द्वारा रिपोर्ट्स बताए जा रहे हैं एजेंसी के विषय में। ये ऐसे टॉपिक जैसा ही होगा, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए। अगर मान लीजिए एक प्रश्न के रूप में नहीं देता है ना, तो किसी और प्रश्न में ये स्टेटमेंट डाल सकता है, ये हो सकता है। तो पूरी तरह से आपको जानकारी तो होना चाहिए। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमान एवं माप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? क्या कहा गया? भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था है ना। आजकल हमारी जो अर्थव्यवस्था कैसी है? डिजिटल इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के अनुमान एवं माप का एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा किया गया है। देखिए, ये काम सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? डिजिटल।
अब डिजिटल जो वर्ड है तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का यूज होगा ना, है ना, डिवाइसेस का यूज होगा ना, ध्यान से। तो नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जनरल रिसर्च फाउंडेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री की बात की जा रही है। और मैंने क्या कहा था कि ध्यान से समझेंगे तो जवाब आपके इर्द गिर्द होगा। दरअसल इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमान एवं माप रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत का जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वह तेजी से बढ़ रहा है। 2022-23 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आय का अगर देखा जाए 2022-23 का तो 11.74% है। कब का? 2022-23। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि सही जवाब जो है डी यहां पर होने वाला है। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का, इसलिए मैं कहता हूं ना कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ आपको कंटेंट बता दे, आपको पढ़ लेना है, चीजें जान लेना है। प्रीलिम्स ऐसे नहीं निकलता है। प्रीलिम्स सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है, वो बहुत सारी और भी फैक्टर से शामिल हैं। अब देखिए इस प्रश्न को आप नहीं ठीक से पढ़ के जाते भी ना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अकल लगा लेते, तो कहते हैं ना कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस। तो देखते यहाँ पर डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आप समझ जाते कि इस मंत्रालय के जिम्मे ये काम हो सकता है। ठीक है मामला, आगे बढ़ जाए, तीसरे पर बढ़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको तो 5 स्टार डालूंगा मैं, आप भी नोट कीजिएगा। नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है ना, योजना आयोग को रिप्लेस करके आया। आगे द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए है। इसको मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी 2 प्रश्न इस पे बताया हूं, इस टॉपिक पर काम किया हूं, फिर से बता रहा हूं। यहां दूसरा प्रश्न है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना। इस राज्य के विषय में कुछ कहा जाएगा कि कितने राज्य, नंबर यहां पर 6 जो हैं, को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। अब यहां पर दिए गए हैं 6 राज्य और आपसे पूछा गया है कि कितने ऐसे राज्य जो हैं उसमें से हो सकते हैं। तो पहले इसका विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम यह भी देख लेते हैं कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि FHI लिखा जा सकता है इसको शॉर्ट में, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को लेकर के। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, FHI जाए तो आपको घबराना नहीं है। अब इसके विषय में थोड़ा सा समझिए। देखिए नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट आया, नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का एक टाइटल दिया और उस टाइटल को दे करके एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हुए एक आधार वर्ष लिया गया है दोस्तों, और आधार वर्ष जो है 2022-23 को शामिल किया गया है। और ये कहा गया है कि इसमें जो कुछ राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 18 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं, 18 प्रमुख राज्य हैं। तो इन राज्यों क्या रैंकिंग रहा है, प्रदर्शन रहा है, किस क्षेत्र में? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। ठीक है, ये चीजें यहां पर रैंकिंग जता करके ये सारी चीजें बताया गया है। अब राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि FHI में क्या क्या चीजें शामिल किया गया है इसको समझिए। देखिए इसमें क्या किया गया है, भारत का जो GDP है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है, इसके अलावा जनसांख्यिकी है, कुल सार्वजनिक व्यय जो होता है, राजस्व होगा, इसके अलावा समग्र राजकोषीय स्थिरता की जो हम बात करते हैं उसमें उनके योगदानों के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले प्रमुख 18 राज्यों को शामिल किया गया है। इतना मामला समझ में आ गया। अब देखिए जब बात किया गया राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की गणना के लिए, इसमें जो डेटा प्रयुक्त होता है ये कहां से आता है, कहां से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो यहां लिख देता हूं कैग से। ये चीज तो जानते हैं ना कि ये सारी चीजें डेटा कहां से लिया गया, कैग से। तो नीति आयोग ने कैग से ले लिया। कैग मतलब जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उससे। अब इस रिपोर्ट में राज्यों को लेकर के कुछ बातें की गई। यहाँ पर आपसे पूछा गया अचीवर्स श्रेणी को लेकर के। इस रिपोर्ट में कुछ राज्यों को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो राज्य रहे उसको अचीवर्स श्रेणी में रखा गया, जिसमें से नाम नोट करते चलिए। एक ओडिशा यहाँ है तो ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, झारखंड बीच में है अचीवर श्रेणी में। इसके अलावा एक राज्य और है, अगर आप नोट करना चाहें तो मैं यहां लिख देता हूं। ये अचीवर श्रेणी की बात कर रहा हूं, ये गोवा, यानी कि 4 राज्य हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा कौन है, गोवा। ये 4 जो शीर्ष राज्य हैं, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, इसको अचीवर्स श्रेणी में रख दिया गया। मामला समझ में आ गया।
अब इस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो कितने राज्य, तो 3 ही राज्य हुए ना, तो 3 कहाँ है, केवल 3 ए में, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन ठहरना है, हमें इसके विषय में थोड़ा और पढ़ना है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना भी लिखा हुआ है। तो जरा इसके विषय में समझ लेते हैं कि अचीवर्स श्रेणी तो हो गया और गोवा भी उसमें अचीवर श्रेणी में है। बाकी क्या है, तो बाकी जो श्रेणी बताया गया उसमें फ्रंट रनर्स रखा गया, यानी कि अग्रणी में महाराष्ट्र को शामिल किया गया है, अग्रणी में जो है उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया गया और अग्रणी में तेलंगाना को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक भी है, इसके अलावा जो है वह मध्य प्रदेश भी है। इसको कहा गया कि ये जो है फ्रंट रनर्स हैं। इसके अलावा भी है परफॉर्मर्स का एक सूची बनाया गया है, जिसमें तमिलनाडु को रखा गया है, जिसमें बिहार को रखा गया है, जिसमें राजस्थान को रखा गया है और कौन सा, एक हरियाणा है। इसके अलावा एक सूची और है जिसमें कहा गया कि भाई साहब आप लोगों ने बहुत ही बेकार प्रदर्शन किया है, बहुत ही खराब प्रदर्शन किया गया है आपके द्वारा। इसमें कौन से राज्य हैं, पंजाब है, जिसमें एक आंध्र प्रदेश है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, जिसमें केरल है, और एक इन्हें कह दिया गया कि फिर जो है आपके लिए एक श्रेणी का हम लोग नाम देंगे, उसको कहा गया आकांक्षी श्रेणी, यानी कि एस्पिरेशनल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, इतने लेवल पर चीजों को बांटा गया है। ये अचीवर्स पूछा जाए तो ये 3 और एक गोवा है ना, यहां पर इस प्रश्न में 3 था, तो ए विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। मामला क्लियर है, आगे बढ़ जाएं चौथे पर। वन हेल्थ दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठहरना है। वन हेल्थ के विषय में कहा गया है सही है कौन सा, ऐसे पढ़ना है। यहां के बाद यहां आना है, बीच वाले को बाद में देखना है, इधर नहीं पढ़ने लग जाना है, अब इधर देखना है। यह विभिन्न रोगों से निपटने के लिए क्या क्या, ध्यान से टर्म को देखिए। पहले कहा गया विभिन्न रोगों से निपटने के लिए मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य को क्या कहा गया है, एकीकृत, इंटीग्रेट करने की बात की गई है। देखेंगे, ध्यान देना है। अब इसके उद्देश्य को लेकर के बात किया गया है, इसका मोटो क्या है। इसके उद्देश्य में कहा गया कि क्या मनुष्यों, जानवरों एवं पारितंत्र के स्वास्थ्य को सतत रूप से संतुलित करता है। सस्टेनेबल बैलेंस की बात की गई है। इकोलॉजी पढ़ा है आप लोगों ने, वहां इन सब चीजों की चर्चा देखा है आपने। चलिए मैं थोड़ा और समझा देता हूं। वन हेल्थ दृष्टिकोण, पहले इसके विषय में समझिए। और आजकल ना इकोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, तो 4 स्टार लगाइए इसको। अब वन हेल्थ दृष्टिकोण समझिए। देखिए यह जो है ना, इसमें विभिन्न रोगों से निपटने के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को एकीकृत करने की बात की गई है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, और पारितंत्र के जो स्वास्थ्य हैं उसको सतत रूप से कैसे संतुलित और अनुकूलित रखा जा सकता है, इसके लिए प्रयास किया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्यों, घरेलू या फिर जंगली जानवर, दोनों ही जानवर को ले लीजिए, क्योंकि पालतू जानवर भी है, जंगली जानवर भी है। अब इसमें पारितंत्र की मैंने बात किया, तो इसमें पौधे को भी लीजिए, व्यापक पर्यावरण को शामिल कर लीजिए, यानी कि पूरा पारितंत्र को कर लीजिए। इसका स्वास्थ्य निकटता से अंतर संबंध होने के साथ ही कहा गया कि ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, परस्पर निर्भर होंगे। तो यहां पर जो 2 स्टेटमेंट वन हेल्थ दृष्टिकोण का आपको दिया गया कि विभिन्न रोगों से निपटने के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को क्या ये इंटीग्रेट करता है, जवाब है हाँ भैया करता है। और उद्देश्य क्या मनुष्य, जानवर और पारितंत्र के स्वास्थ्य को सतत रूप से संतुलित और अनुकूलित करने की बात करता है ये वन हेल्थ दृष्टिकोण, तो जवाब है कि करता है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां सही हो रहा है। इस स्थिति में आपसे पूछा गया कौन से स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही सही हैं, सी के साथ चलना ठीक रहेगा, 1 और 2 दोनों सही रहेगा। चलिए तो इसको सही से कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार स्किप करके लोग आगे बढ़ जाते हैं कि अरे यार ये सब नहीं पूछेगा, और यूपीएससी वहीं पर बैठा होता है, आपकी बात सुन रहा होता है कि आगे बढ़ गया है, पढ़ नहीं रहा है, ये पूछ लेते हैं। तो ध्यान देना है। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको ना आप 4 स्टार लगा दो। ये कहा जा रहा है, साइंस टेक से आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से, सही नहीं है। पुछल्ले शब्द पर ध्यान देना है, जल्दीबाजी में सही है पढ़ के भाग गए, गलती करके आ गए, है ना, वो नहीं, सही नहीं है। अब ढूंढना है कि गलत कौन सा है, यानी कि कोई एक ही गलत रहेगा, उसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। चलिए, और किसके बारे में, प्रलय मिसाइल के बारे में, यह ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले प्रलय मिसाइल के बारे में आपने पढ़ा तो होगा ही, है ना, आप लोग साइंस टेक पढ़ रहे हैं, डिफेंस वगैरह को लेकर के आपने पढ़ाई तो की होगी, है ना, डिफेंस सेक्टर के विषय में, तो आपने मिसाइल वगैरह को लेकर पढ़ा होगा, बैलिस्टिक मिसाइल सब।
तो ऐसा ही समझिए कि ये जो प्रलय मिसाइल है ना, दरअसल एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका अपना एक विशेषता है। क्या है कि यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे पहले ही बात समझ लीजिए। और इसकी मारक क्षमता की बात करेंगे तो तकरीबन इसका रख लीजिए कि यह आपको नजर आएगा कि 150 से लेकर के कहीं कहीं थोड़ा सा डेटा में अंतर देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है। 150 से 500 किलोमीटर का आपको मारक क्षमता इसका देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये पारंपरिक हथियार को ले जा सकता है। तब यह प्रश्न आता है कि आप कह रहे हैं कि जब पारंपरिक हथियार को ले जा सकता है प्रलय मिसाइल, तो फिर वो कितने केजी तक का? तो यहां पर आपको तकरीबन 350 से 700 केजी तक का आपको कई रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत केजी में इधर उधर देखने को मिलेगा। कहीं 750 वगैरह दे दो तो घबराना नहीं है ना। तो ये चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और एक बात समझिए, यह मिसाइल जो है ना, हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद जो है अपना रास्ता बदलने में भी सक्षम है। और इसे किसने विकसित किया है? तो यहां पर लिखा हुआ है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसकी तैनाती के विषय में कहा गया है कि ये 2 बॉर्डर पे हम लगाएंगे। एक जो भारत के पश्चिम में है, जो पाकिस्तान के साथ हमारा सीमा साझा करता है, और वह क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और दूसरा चीन के साथ जो हम सीमा साझा करते हैं वह पूरब के तरफ, पूरब उत्तर के तरफ, वो कौन सा है? LAC, जहां पर चीन के साथ अभी बहुत तरह का समझौता हुआ है अभी हमारा 4 साल बाद। तो वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये दोनों जगह हम इसको लगाने की बात कर रहे हैं। अब यानी कि 2 स्टेटमेंट तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई साहब ये सही है। मैंने ये भी तो बोल ही दिया, LOC और LAC वाला मामला, यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, ये भी मैंने पढ़ा ही दिया। यानी 3 सही है। आप ऐसे जान गए कि ये गलत है ना। जब 3 सही है तो एक ही बचा तो गलत हो गया। गलत ही पूछा जा रहा था, जो गलत होगा वही सही जवाब होगा। लेकिन हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, इसका भी ऑपरेशन करेंगे। ये पारंपरिक हमलों के लिए भारत की पहली पूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है कि क्या यह पारंपरिक हमलों के लिए भारत की पहली पूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? आपसे ये पूछा गया है। दरअसल देखिए, यहां पर 2 बातें समझ लीजिए। 2 मिसाइल की मैं आपको नाम बताता हूं, यहां लिख दूं। एक तो हो गया पृथ्वी और दूसरा हो गया अग्नि। अग्नि का सीरीज है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो 2 रेंज अग्नि का बढ़ा रहे हैं हम लोग। और 5 तो देखेंगे तो हम तो पूरा सब कॉन्टिनेंटल हो गए। चीन का कोई भी सीमा जो है अग्नि 5 से हम दाग सकते हैं। तो समझिए, पृथ्वी जो है भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। पहला चीज नोट कर लीजिए, क्या मैंने कहा? पृथ्वी के विषय में कहा कि भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी, ये हो गया। यहां पर कहा कि पहली पूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल है, पूर्ण कहा, तो इसके लिए हमें अग्नि 1 के पास चलना पड़ेगा। और अग्नि 1 जो है वह भारत की पहली पूर्ण विकसित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। अभी मैंने क्या कहा था कि अग्नि 5 की चर्चा किया, तो मैंने क्या कहा कि अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5 क्या हम रेंज बढ़ा रहे हैं। तो अग्नि 5 जैसे हम कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान ने भी क्या किया? शाहीन 3 विकसित कर लिया, वह भी रेंज बढ़ा रहा है लगातार, है ना। तो हमने भी यहां रेंज बढ़ाया, 5 तक हम चीन के किसी भी कोने को काउंटर कर सकते हैं। पाकिस्तान तो उसमें आ ही गया। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखने होगा, पृथ्वी और अग्नि 1 के साथ चलना पड़ेगा। तो बताइए, ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना? अब समझ में आया क्यों गलत हुआ? तो जो गलत हुआ वही सही जवाब होगा ना। क्या पूछा गया? सही नहीं है। जो सही नहीं है वही सही जवाब है, समझे? गलत वाला ही पूछा गया था। एक के साथ हम लोग चलेंगे। मामला क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, प्रलय मिसाइल ध्यान रखना है। ये आपको जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, मैं कतई नहीं बताऊंगा। फिर देखते हैं कि आप में से कितने लोग जो हैं वह सही जवाब दे पाते हैं। चलिए, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोग को लेक्चर? क्या आप लोग नया कुछ सीख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स की क्लासेज आप ले रहे हैं उसमें वाकई लाभदायक होने वाला है? ध्यान दीजिए, ये बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक उठा के ला रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके लिए क्या लाभदायक हो सकता है। तो बहुत रिसर्च के बाद आपको आपके सामने जो है ना, इसे परोसा जा रहा है। तो इसका अच्छे से फायदा उठाइए, ठीक है। नोट्स बनाइए प्रॉपर और अच्छे से जवाब देते रहिए, जुड़े रहिए, लगातार लेक्चर को पढ़ते रहिए, आपका काम बन जाएगा। इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और जब तक आपका प्रीलिम्स हो नहीं जाएगा तब तक हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।